स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत खुश और बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी होंगे। दौर थोड़ा ठीक नहीं है। हम चाहते थे कि आप हमसे हमारी लैब में रूबरू हों और हम आपको अपनी लैब दिखाएं। आपको विज्ञान में अगर इंटरेस्ट है और आगे आप टेक्नोलॉजी में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इसी सिलसिले में हम आपको अपनी लैब विजिट कराना चाहते हैं कि अगर आप विज्ञान की नॉलेज के साथ, विज्ञान की जानकारी के साथ इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग की जो परिभाषा होती है बच्चों, इट इज़ वेरी सिंपल। इंजीनियरिंग क्या है? शब्द बहुत बड़ा लगता है और ऐसा लगता है पता नहीं उसमें क्या पढ़ना पड़ता होगा। तो इस एज में हम ऐसा सोचते हैं, मैं भी जब आपकी एज की थी तो मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि इंजीनियरिंग मतलब पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा इंजीनियरिंग जो है विज्ञान का या साइंस की नॉलेज के आधार पे मैन्युफैक्चर करना, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, किस लिए ये सब हम क्यों कर रहे हैं? मैन के लाइफ को, हमारी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए। जैसे पहले हम सिलबट्टे में मसाला पीसते थे, अब हमारे पास मिक्सी आ गई है। वैसे बहुत सारे हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है और आज भी इस टेक्नोलॉजी के कारण ही हम आपसे बिना मिले भी मिल पा रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपने कैरियर का एक सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, अपना कैरियर इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो इंजीनियरिंग में बेटा अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लायंसेस में इंटरेस्ट होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होती है। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती है। अगर आपको बिल्डिंग मटेरियल बनाने में इंटरेस्ट आता है तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग होती है। अगर आपको डिज़ाइनिंग में, बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में इंटरेस्ट है तो आर्किटेक्ट ब्रांच होता है। तो ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस इंजीनियरिंग की होती हैं। इंजीनियरिंग की ब्रांचेस में बेसिक फिजिक्स भी और बेसिक साइंस भी पढ़ाई जाती है। कौन सी फिजिक्स? जो आपको अप्लाई होने वाली है इंजीनियरिंग के लिए। तो आप 9th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं थोड़ी बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, और मैथ्स बेसिक है ये। तो आज हम आपको जो रूबरू कराना चाहते हैं अपने फिजिक्स लैब, जो कि इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट ईयर का। आप विजिट कर रहे हैं LNCT इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। एक ग्रुप है बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का, सबसे पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है और MP का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है बच्चों। और इसमें एक ही कैंपस में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज रन करते हैं और उसमें से 3 लैब्स है हमारी अलग अलग, उसमें से एक लैब की विजिट मैं आपको कराने जा रही हूँ। सो आप प्लीज़ ध्यान से इसको देखिएगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे। एक आध एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो लेट्स सी, आप अंदर चलते हैं। हमारी लैब में बेटा सबसे इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, दैट इज जो आपके काम का है, आप इसको पढ़ चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि करंट क्या होती है। क्या होती है करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। 2 टाइप्स की करंट होती है, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट होती है ना। डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होता है? कहाँ से हमें डायरेक्ट करंट मिलती है? हमारी बैटरीज से। जो बैटरी लगाते हैं ना हम लोग, घड़ी में लगाते हैं, मोबाइल में जो बैटरीज होती है वो DC होती है, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, जो सप्लाई आती है पावर हाउस से हमारे घरों में, हम इस एक्सपेरिमेंट में, भैया इधर दिखाएंगे, हम इस एक्सपेरिमेंट में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने वाले हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर है। इसमें ये सोलोनाइड होता है। सोलोनाइड आप जानते हैं, ये हॉर्सो मैग्नेट होता है। ये सोलोनाइड के सीरीज में बल्ब और AC लगा होता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो पावर सप्लाई से आ रही है AC डायनामो से 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की, ये AC सोर्स बल्ब और सोलोनाइड सीरीज में लगा होता है। बल्ब का यूज एज ए शंट या फ्यूज के समान होता है। जैसे ही हाई पावर सप्लाई आ जाएगा बल्ब फ्यूज हो जाएगा और और आपका ये जो सोलोनाइड है ये बर्न होने से बच जाएगा। तो प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा शंट भी यहाँ लगा सकते थे लेकिन बल्ब लगा के इसको बनाया गया है। सोलोनाइड में जैसे ही अल्टरनेटिव करंट फ्लो होगी ये किसके समान काम करेगा? एक टेम्परेरी मैग्नेट के समान। ये मैग्नेटाइज नॉर्थ एंड साउथ पोल इसमें बनेंगे। जब नॉर्थ बनेगा तो ये रॉड भी नॉर्थ हो जाएगी, तो साउथ वाला परमानेंट मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस रॉड में क्या होंगे? वाइब्रेशन। देखिए इस रॉड में क्या होंगे? इस रॉड में इस तरह से, भैया स्विच ऑफ है वहां। ये रॉड में क्या होंगे? वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन इस थ्रेड के थ्रू जाएंगे और यहाँ से लौटेंगे और आपको यहाँ लूप बनती हुई दिखेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में इस लूप की लेंथ मेजर करके, इस थ्रेड में कितना आपने टेंशन दिया है इसको मेजर करके, कितना हमने टेंशन दिया है इसको मेजर करके
ये देखिए, ये लूप्स दिखेंगी आपको इसमें, ये स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं। भैया आइएगा, भैया आइए, ये देखिए ये लूप्स दिख रही हैं, वाइब्रेट हो रही है और इस वाइब्रेशन को इस थ्रेड में देखा जा सकता है। ये वाइब्रेशन के कारण इसमें लूप्स बनेंगी। ये देखिए ये लूप्स बन रही हैं, ये वाइब्रेशन यहाँ जा रहे हैं, इससे टकरा के वापस लौट रहे हैं और ये लूप्स बन रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है जिसमें लूप्स नंबर लेंथ ऑफ लूप की ज़रूरत पड़ती है। 1/2L/√2/m से हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ द लूप, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये तमाम कुछ पैरामीटर्स को मेजर करके हम फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेन्स मेजर करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल। अब मैं आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, जिसमें ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें ये सोलर सेल है बच्चों। सोलर सेल इज अ पीएन जंक्शन डायोड। एक सेमीकंडक्टर सुना होगा आपने, मटेरियल होता है। कंडक्टर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इन बिटवीन कुछ मटेरियल की खोज की गई, साइंटिस्ट ने इन्वेंट की, दैट इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर P और N टाइप होते हैं, वो आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो पीएन जंक्शन डायोड से ये सोलर सेल बनता है और सोलर सेल में जो सन की एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम यहाँ सोलर सेल का प्रैक्टिकल कराते हैं कि सोलर सेल कैसे काम करता है, सोलर सेल कैसे बनता है, सोलर सेल का मैन्युफैक्चर क्या होता है। तो ये हम पूरा इसका VI कैरेक्टरिस्टिक या वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होता है इसमें, इसकी पूरा ग्राफ प्लॉट कराते हैं और उसके कुछ पैरामीटर्स हैं वो मेजर कराते हैं। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करते हैं। ये प्रैक्टिकल है पीएन जंक्शन डायोड। सोलर सेल भी एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, लेकिन थोड़ी सी उसकी मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है। ये सबसे पहला जो डायोड बना था वो पीएन जंक्शन डायोड होता है, तो सबसे पहले इसका भी हम कैरेक्टरिस्टिक करवाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपसे ज़्यादा रिलेट नहीं करता है। ये हॉल इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट है, हॉल साइंटिस्ट ने इसको परफॉर्म किया था। बस आपके काम का यही जानने लायक अभी ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जैसे कि आप मैग्नेट जानते हैं, मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, हिंदी में विद्युत चुंबक कहते हैं जिसे। तो इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट करके ये कॉइलिंग रहती है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है, जिसकी वैल्यू को भी मेजर किया जाता है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ जनरेट होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत इसको जैसे ही ऑन करते हैं इसके बीच में जो फ्लक्स जनरेट होता है उसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये अभी आपके काम का नहीं है, आप इसके बारे में अभी कुछ नहीं पढ़े हैं। जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तब अपन इसको आपको बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ लाइट के प्रैक्टिकल बताऊंगी बेटा। आप 12th में लाइट के बारे में पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ते होंगे, लेकिन आगे चल के आप लाइट के पार्टिकल नेचर और वेव कैरेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो जब रिजॉल्विंग पावर भी आप पढ़ोगे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, तो और भी लाइट से रिलेटेड प्रैक्टिकल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगी। तो ये है टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर निकालने का एक्सपेरिमेंट। रिजॉल्विंग पावर या हिंदी में इसको विभेदन क्षमता कहते हैं। ये क्या होता है कि दो दूर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखें तो आप आसानी से उसको देख सकते हो, लेकिन बहुत नियर ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके देखने के लिए हमारी आंखों की क्षमता इतनी नहीं होती है कि हम उसको अलग करके देख सकें, इसलिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे ये स्केल में जो 1 mm की डिस्टेंस है वो अच्छे से नहीं दिख रही है, लेकिन टेलीस्कोप इसको अलग करके दिखा देगा, कितना भी दूर स्केल रखा होगा तो भी। तो रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप की मेजर की जाती है, इसकी यूनिट पर रेडियन होती है और कुछ प्रोसेस होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं और ये माइक्रोमीटर स्केल होता है। तो हम यहाँ स्केल में जो 2 लाइन होती है उसको देख के इस टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर मेजर करते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर क्लियर हो गया। इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन टेलीस्कोप टू डिफरेंशिएट द 2 नियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की। लाइट के मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट जो है वो डार्क रूम में किए जाते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप भी डार्क रूम में ही किया जाता है, लेकिन हम चूंकि स्केल यूज कर रहे थे इसलिए हमने बाहर इसको यूज कर लिया। ठीक है, डार्क रूम है, अभी इसमें लाइट जली हुई है। जब प्रैक्टिकल करते हैं हम इसमें पूरा अंधेरा कर देते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ, उसके बाद अपन इसमें डार्क करके आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये है लेजर का वेवलेंथ मेजर करना। लेजर लाइट आप जानते होंगे, लेजर शो देखे होंगे आप लोग, लेजर प्रिंटर जानते होंगे। तो लेजर क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है। तो लेजर के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं और लेजर की वेवलेंथ निकालने के लिए ये एक डिवाइस है, जैसा प्रिज्म होता है वैसे ही ग्रेटिंग होती है। ग्रेटिंग में हम लाइट का डिफ्रैक्शन फेनोमेना देखते हैं बच्चों।
कौन सा फिनोमेना? डिफ्रैक्शन। देखना, मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगी। अगर मैं इस लेजर टॉर्च को ऐसे जला के वॉल पे लगाती हूँ तो देखो एक स्पॉट दिख रहा है ना। अगर मैं सेम को इस ग्रेटिंग के थ्रू पास कराती हूँ, देखिएगा, देखिए क्या हुआ। अब आपको एक स्पॉट के बदले 3 स्पॉट दिख रहे हैं, और पास लाऊंगी तो एक स्पॉट और दिखेगा। ये स्पॉट क्या है? ये लाइट ने अपना पाथ चेंज किया और एक पैटर्न बनाया जिसको डिफ्रैक्शन पैटर्न का नाम देते हैं। सबसे सेंटर की इंटेंसिटी, सबसे सेंटर वाले स्पॉट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, ध्यान से देखो, इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो आप पूछोगे मैडम इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हम इस एक्सपेरिमेंट से, इस ग्रेटिंग का यूज करके ये इस लेजर बीम की वेवलेंथ निकालते हैं। वेवलेंथ आप लोग जानते हो ना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो वेवलेंथ कहलाती है। तो इस लेजर लाइट की वेवलेंथ मेजर की जा सकती है यूजिंग सम फॉर्मूलाज। ठीक है, तो अभी वो फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, जैसे, और ये ग्रेटिंग आपको मैं बता देती हूँ क्या होती है। एक सिंपल ग्लास प्लेट होती है, आप इमेजिन करोगे, इसमें देखो लिखा हुआ है 500 लाइन इन 1 mm, मतलब इसमें 1 mm में 500 लाइंस खींची हुई है, ड्रॉ की गई है। ठीक है, साइंटिस्ट फ्रॉनहोफर ने ड्रॉ की थी। इतनी ज्यादा लाइन ड्रॉ करने का कारण ये था कि लाइट को जब पाथ ऐसा मिलेगा कि जो उसकी वेवलेंथ की रेंज का हो, तो लाइट अपने पाथ से मुड़ जाती है। ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब अब एक कमरे में हम जो बोलते हैं तो दूसरे कमरे में हम कहीं भी बैठे रहे आवाज पहुंच जाती है, लेकिन एक कमरे में अगर लाइट जल रही होती है तो अगर आप दूसरे कमरे में किसी कॉर्नर में बैठे हैं तो वहां अंधेरा होता है, लाइट बेंड नहीं हो पाती। तो लाइट का बेंडिंग को देखने के लिए लाइट को उस पाथ से पास होना पड़ता है जिस पाथ का विड्थ उस लाइट की वेवलेंथ की रेंज का होता है। और आपको पता है लाइट की वेवलेंथ की, विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज क्या होती है? 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस रेंज का अगर उसको रास्ता मिलेगा तो लाइट मुड़ जाती है, और इस फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। और उसी डिफ्रैक्शन फिनोमेना को अभी मैंने दिखाया। इस चीज को आप अपने घर में भी देख सकते हैं। आप ना अपने घर में जो मच्छर वाली दरवाजा लगा होता है ना, उससे ध्यान से बाहर के किसी बल्ब को देखना, आपको ऐसा ही कुछ पैटर्न दिखाई देगा, लेकिन जो ये पैटर्न जो दूर दूर दिख रहा है वो बहुत पास पास दिखेगा। तो उससे आप ना ये मेजरमेंट नहीं ले पाओगे, बहुत नजदीक दिखेगा। आप कोशिश करके देखना, वो भी डिफ्रैक्शन होता है, लाइट का बेंडिंग होता है। ठीक है, आपने पढ़ा था लाइट सीधी चलती है, लाइट में रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी होती है, लेकिन लाइट मुड़ भी जाती है, बेंड भी होती है जब लाइट का जो पाथ है उसकी वेवलेंथ की रेंज का होता है। इस प्रैक्टिकल में ये सोर्स जो है, ये बल्ब जो जल रहा है, ये मरकरी है। इस मरकरी में 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, व्हाइट कलर। यहाँ उस प्रैक्टिकल में हमने लेजर का वेवलेंथ निकाला था, इस प्रैक्टिकल में हम व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर का वेवलेंथ निकालते हैं। अगेन ग्रेटिंग का यूज करते हैं, नंबर ऑफ लाइन बस इसमें बदल जाती है, और इस ग्रेटिंग के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है आपको सेंटर व्हाइट स्पॉट दिखता है, स्लिट दिखती है, और राइट एंड लेफ्ट जाते हैं तो 7 कलर्स दिखते हैं। तो उस कलर्स का एंगल मेजर करके हम इस व्हाइट लाइट के 7 कलर्स का वेवलेंथ निकालते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है, ये है न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। इसमें आप लोगों ने इंटरफेरेंस या लाइट का वेव नेचर होता है, ये कैसे पता चला था? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की जो फिनोमेना था उससे समझ में आया कि लाइट वेव नेचर शो करेगी तभी ये फिनोमेना हो सकते हैं। तो ये है आपका सोडियम सोर्स, जिसको हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। वो था मरकरी सोर्स, वो जो व्हाइट लाइट था वो मरकरी सोर्स था, उसको हम क्रोमैटिक लाइट का सोर्स बोलते हैं। ये सोडियम है, इसकी वेवलेंथ मेजर करते हैं। ये एक पूरा अपैरेटस है जिसमें हम लाइट का इंटरफेरेंस फिनोमेना देखते हैं। मैक्सिमा लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमा, मिनिमम, मिक्स मैक्सिमम, मिनिमम हो जाती है। अभी हम यहाँ से आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, बहुत छोटी सी जगह है ये। तो यहाँ ये टेलीस्कोप है, तो आपको शानदार एक डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। उस इंटरफेरेंस पैटर्न से कुछ मेजरमेंट होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उससे हम इस सोडियम लाइट का वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। और इसमें एक लेंस लगा हुआ है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वेव कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, बताओ कौन सा होता है? स्फेरोमीटर। ठीक है, सो इस तरह से हम ये पूरे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ। डिप्लोमा कोर्स भी होता है बेटा, 12th के बाद आप अगर बीटेक करना चाहते हो या इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो बीटेक और बीई की डिग्री मिलती है, और 10th के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्स 12th के बाद भी कर सकते हो, 10th के बाद भी कर सकते हो।
लेकिन डिप्लोमा के लिए 10th में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो जैसे आप अपने मेरे ख्याल से 10th में लेंस का फोकल लेंथ सिंगल पिन मेथड से निकालते हो, तो डिप्लोमा में भी ये प्रैक्टिकल हम लोग कराते हैं। तो डिप्लोमा करने के बाद आप BHL में, कोल माइंस में ओवरसियर या सब इंजीनियर बन के जा सकते हो, और डिप्लोमा करने के बाद भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है ना। 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, तो आपके पास वो डिग्री हो जाती है, फिर आपको जॉब मिल जाती है, जॉब के साथ साथ भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है, या फिर 12th के बाद सीधे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। तो इतना ही बताना था बेटा मुझे आपको। कभी हम मिलेंगे, रूबरू होंगे, और पूरी लैब हम अच्छे से घूमेंगे, पूरा कॉलेज अच्छे से घूमेंगे। आप लोग खुश रहो, हेल्दी रहो, खूब मेहनत करो, और खूब पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you, student, listening patientfully. आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हम उसको बाद में लेंगे। नाउ अब मैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में कम्युनिकेशन स्किल के HOD को बुलाना चाहूंगी। बच्चों, कम्युनिकेशन अर्थात एक तरीका अपनी बात को कहने का जिसे दूसरे समझ सके, एंड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन एक दूसरे का सम्मान कर सके। कैसे हम विचारों को समझाने और स्पष्ट करने के लिए अपनी ज्ञान, अपनी जानकारी और स्किल का यूज करें, ये हमें कम्युनिकेशन स्किल के टीचर से बढ़िया कोई नहीं बता सकता। इसी कड़ी में आई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव मैडम, HOD डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, LNCT भोपाल, टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव मैम। Thank you, Sangeeta ma'am. It's a proud privilege to interact with the students. I hope I am audible. Yes, ma'am. Yes, okay. Yes. So, welcome students, everybody, all the dignitaries. I hope you are coping up with the pandemic, and what communication skills is basically. And you just listen to what madam said. Basically, what we are lacking is application of communication skills. So what am I here to tell you all? I request you, Sangeeta ma'am, if you could kindly share the PowerPoint presentation. Sure, ma'am, sure. Yes. So students, who is best communicator? What is the definition? I think nobody than Charlie Chaplin would be one of the best communicators. Non-verbal communication, isn't it? So very few slides are there, and you can see the art of communication, the first slide, isn't it? So what is the art of communication? Is it speaking in English? No, not at all. It is a misnomer. Communication is a misnomer. We have understood this term as speaking, we are supposed to speak in English. Not at all. First, we have to strengthen our communication in our mother tongue. And as ma'am said, application of it is important. So we do have English lab with us. And this is the first slide, which just tells you it is an art. Communication is an art. So what is, ma'am, maybe have the next slide, please. Sure. So communication, first and foremost, it's a way to communicate so that the other person understands what the sender is saying. The receiver understands it. And usually this doesn't happen. If you see the circle over here, communication is required everywhere. In future, when you'll graduate and you'll meet in the job circle, so what will happen? You will have to collaborate with people. So communication there will play a very important role. Ma'am, next slide, please. These are one of the best communicators. Many people will not agree with me, but whatever my journey of 26 years has been in this profession,
Vincent Churchill by far is the best communicator. And your very favorite Shakespeare, Much Ado About Nothing, is in 12th standard, you understand. It's about communication. Shakespeare gave us very many words. His vocabulary was rich. And do you believe it? His mother said, I will expel you. I will take you away from the school if you don't fare well in English. Yes, this is the story has it. Then these are the communicators, Sandeep Maheshwari, everybody, Vivek Bindra, Anand sir, and Pranoy Roy, Rajat Sharma, and to name a few. And your teachers. The first communication, the step towards communication is with your family, with your friends. They are the best communicators. There is one person in our family who we go to. So in order to express the idea well, isn't it? So communication is the art of expressing. And these are the speakers who have carved a niche for themselves. Now, what is the mission of showing these people to you all? Because you're familiar with some of them. They are from different walks of life. Next slide, please, ma'am. They are the best communicators we have. Next slide, please. Now, this total PowerPoint presentation or my whatever I'm telling you related to communication is in relation to LSWR. Listening, speaking, reading, and writing. There are stages of listening. So are we receiving properly? Receiving, then understanding, remembering, evaluating, and then giving proper feedback that we have not understood or we have understood. Apart from that, as ma'am said, physics lab is there. So someday, if time permits, we will make you, take you to a lab visit of, we can have, of communication skills, humanities, language lab. Here, phonetics is there. So if you listen well, that is the first step. That is a guarantee to success. Now, phonetics, maybe in some schools it is taught at the elementary level. So we are always thinking about the presentation, pronunciation, where we are going wrong. Dies becomes days, epitome becomes epitome. So all these things, you will listen and then you will find out for yourself how to differentiate between, but if there are alphabet in English, then there are pronunciation has a different language altogether. So there are phonemes. 44 sound symbols are there. So, and the next one is, yes, next slide, ma'am, reading skill. Now, why I have kept reading first before the other skills? Listening was first, reading. How much we are reading? Just see, 9% over here, you must be finding the speaking. There is some problem there, but listening is 45%, speaking is 30%. Reading is somewhere you will see here, 14%, 9% is what writing. So for reading, if you're talking about what you study here, from the very beginning, you have been doing reading comprehension. So reading makes you ready. Francis Bacon said, father of English essayist, that reading makes a ready man. You have learned so many lessons, gone through that. Julius Caesar, everything, isn't it? Woods are lovely.